12 जून 1997 को डाकुओं ने किस वजीर आला सिंध के पोते को अगवा किया? किस सिंधी सियासतदान को डाकुओं से छुड़वाने के लिए बेनज़ीर भुट्टो ने खुद फ़ोन कॉल की? डाकुओं ने 80 की दहाई में ऐसे कौन से सियासतदान को अगवा किया जो बादज़ा मुसलसल 8 बार रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए? कौन सी बाअसर शख्सियत के अगवा के बाद डाकुओं ने तावान लेने से इनकार कर दिया था? साबिक वज़ीर आला सिंध अरबाब ग़ुलाम रहीम के करीबी रिश्तेदार को डाकुओं ने क्यों अगवा किया? नाजरीन, आप देख रहे हैं तारीख के चुराहे। चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। 12 फरवरी 1988 को डाकुओं ने सिंध के इलाके से एक ऐसे ताकतवर नौजवान को अगवा किया कि जिसके फ़ौरन बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और सिंध के वज़ीर आला गौस अली शाह ने उस नौजवान के वालिद कमरुल ज़मान से फ़ोन पर बात की और उनके साहबजादे की जल्द बाजियाबी की यकीन दहानी करवाई। डाकुओं ने तकरीबन 21 रोज़ बाद यानी 3 और 4 मार्च की दरमियानी शब उस ताकतवर नौजवान को उनके ड्राइवर समेत GOR कॉलोनी हैदराबाद के नज़दीक लाकर छोड़ दिया। 12 फरवरी 1988 को डाकुओं के हाथों अगवा होने वाले जिस नौजवान की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने बादज़ा सियासत में कदम रखा तो 1990 से 2024 के इलेक्शन तक नाकाबिले शिकस्त रहे और यूँ मुसलसल 8 बार रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए और इसके साथ साथ वो तकरीबन 7 बार वफाकी वज़ीर भी बने। ज़ेरे तज़किरा नौजवान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नवीद कमर। नाजरीन, यहाँ ये बात भी दिलचस्प है कि ये पहला सैयद फ़र्द था जिसे डाकुओं ने अगवा किया, क्योंकि इससे कबल डाकुओं ने असूल बना रखा था कि किसी सैयद को तावान के लिए अगवा नहीं किया जाएगा। सैयद नवीद कमर के अगवा के हवाले से तब रोज़नामा इबरत ने लिखा कि नवीद कमर इस बात से बेखबर हैं कि उन्हें किसने अगवा किया और अगवा करने वालों का मकसद क्या था। सैयद नवीद कमर ने बादज़ा ये इतराफ़ किया था कि डाकुओं ने उनकी कीमती और सिंध में अपनी नोयत की पहली मर्सिडीज़ जीप भी वापस नहीं की थी। सैयद नवीद कमर इलेक्शन 2024 में भी हल्का NA 221 टंडो मोहम्मद ख़ान से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं। 21 जून 1997 को डाकुओं ने एक ऐसी बाअसर शख्सियत को अगवा किया जो वज़ीर आला सिंध का पोता होने के साथ साथ सूबाई वज़ीर भी था। ये वारदात 12 जून 1997 को उस वक्त की गई जब वो अपनी एहलिया के हमरा कराची से हैदराबाद जा रहे थे और वाक़या नूरीबाद के पास पेश आया। डाकुओं ने उनकी एहलिया, ज़ाती महाफिज और ड्राइवर को आंखों पर पट्टियां बांधकर छोड़ दिया, जबकि उस बाअसर शख्सियत को अपने साथ ले गए। अगवा होने वाली ये बाअसर शख्सियत साबिक वज़ीर आला सिंध पीर इलाही बख्श के पोते और साबिक सूबाई वज़ीर पीर मज़रुल हक शाह थे। अगवा के फौरी बाद बेनज़ीर भुट्टो ने वज़ीर आला सिंध लियाकत अली जतोई से कहा कि पीर मज़रुल हक शाह को बाजियाब करवाएं। इस वाक़या के तकरीबन 54 दिन बाद यानी 6 अगस्त 1997 को डाकू हैदराबाद के करीब पीर मज़रुल हक शाह को रिहा करके फ़रार हो गए। इस रिहाई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीर मज़रुल हक शाह ने कहा कि डाकुओं के मुताबिक मुझे वज़ीर आला सिंध लियाकत अली जतोई की हिदायत पर अगवा किया गया और मुझे जान से मार देने के इवज़ उन्हें 3 करोड़ रुपए देने की पेशकश भी की गई थी।
17 अगस्त 1997 को पुलिस ने ठट्ठा में पीर मजरुल हक शाह को अगवा करने वाले गिरोह के 2 अरकान को तावान के 5 लाख की रकम और मशीन गन समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान ने इतराफ़ किया कि पीर मजरुल हक शाह को अगवा करके सांगड़ और नवाब शाह के सरहदी इलाके में रखा गया था। 15 मई 1987 को सिंध के डाकुओं ने एक ऐसी कारोबारी शख्सियत को तावान के लिए अगवा किया कि जिससे पूरे सूबे में हलचल मच गई। हुआ कुछ यूं कि डाकुओं ने टंडो मोहम्मद खान के एक ज़रई फार्म से मारूफ बिजनेसमैन सेठ अहमद दाऊद के छोटे भाई सुलेमान दाऊद को अगवा कर लिया। सेठ अहमद दाऊद के स्टेटस का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जुल्फ़कार अली भुट्टो की नेशनलाइजेशन पॉलिसी से पाकिस्तान के जिन 20 अमीर तरीन ख़ानदानों को नुकसान हुआ उनमें दाऊद ख़ानदान भी शामिल था। दूसरी जानिब अगवा होने वाले सुलेमान दाऊद की बात की जाए तो वो साबिक वफाकी वज़ीर और पाकिस्तान के सबसे बड़े तामीराती और तिजारती ग्रुप डेस्कान के सरबराह अब्दुल रज़ाक दाऊद के वालिद थे। नाजरीन, वापस अगवा की कहानी की तरफ आते हैं। डाकुओं ने तावान के तौर पर 1 करोड़ रुपया, 1000 बंदूकें, बोस्की के थान और घड़ियां तलब की। आखिरकार 85 लाख पर डील हुई और यूं 3 दिन के बाद यानी 18 मई 1987 को सेठ सुलेमान दाऊद डाकुओं के चुंगल से रिहा होकर घर पहुंच गए। प्रोफेसर इमदाद हुसैन सेतो की किताब डेकेड ऑफ द डकेड्स के मुताबिक 80 की दहाई में डाकुओं के हाथों अगवा होने वाली एक और अहम सियासी शख्सियत नवाब अब्दुल गनी तालपुर थे। नवाब अब्दुल गनी तालपुर साबिक वफाकी वज़ीर नवाब मोहम्मद यूसुफ तालपुर के छोटे भाई होने के साथ साथ सीनियर सियासतदान मलिक असद सिकंदर के बिरादर निस्बती भी थे। नवाब अब्दुल गनी तालपुर खुद भी 2002 और 2008 के इलेक्शन में रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। 15 अक्टूबर 1987 को डाकुओं ने हैदराबाद शहर के इलाके लतीफ़ाबाद के स्कूल से एक 13 साला लड़के को अगवा कर लिया। ये लड़का कौमी सतह पे मारूफ कचेलो फ्रूट फार्म के मालिक और बाअसर सियासी शख्सियत रफ़ी कचेलो का बेटा फैसल कचेलो था। फैसल कचेलो को डाकू हजूरी खोसो ने अगवा किया था। रफ़ी कचेलो ने अपने बेटे को छुड़वाने के लिए अपने असरो रसूख का इस्तेमाल शुरू किया। इस सिलसिले में जब पीर साहब पगाड़ा ने अपनी सालगिरह का जश्न मनाया तो वहाँ रफ़ी कचेलो ने पीर साहब पगाड़ा को कीमती घड़ी तोहफे में दी और उनसे अपने बेटे की बाजियाबी के लिए मदद चाही। बरतानवी सहाफ़ी एमा डंकन ने अपनी किताब ब्रेकिंग द कर्फ्यू के सिलसिले में रफ़ी कचेलो से मुलाकात की तो तब रफ़ी कचेलो ने बताया कि उसकी अपने अगवा शुदा बेटे से मुलाकात हैदराबाद के करीब एक सेनेटर के घर कराई गई और चंद सीनियर सियासतदान भी इस वाक़या में मुलविस थे। रफ़ी कचेलो के मुताबिक उनके बेटे को इसलिए अगवा किया गया ताकि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वफादारी ख़त्म करके मुस्लिम लीग में शामिल हो जाएं। फैसल कचेलो को तकरीबन 6 माह बाद यानी 13 अप्रैल 1988 को डाकुओं ने रिहा कर दिया। नाजरीन, इस केस में ये बड़ी दिलचस्प बात थी कि डाकुओं ने तावान की रकम लेने से इनकार कर दिया था। इस बात से ये शक मज़ीद बढ़ता है कि फैसल कचेलो का अगवा तावान की बजाय सियासी मकासद के लिए किया गया था।
ناظرین، واضح رہے کہ یہ وہی فیصل کچھیلو ہیں جو کچھیلو فروٹ فارم کے موجودہ مالک ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے الیکشن 2024 میں حلقہ NA 212 میرپور خاص سے قومی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑا ہے۔ ناظرین، 80 کی دہائی میں ڈاکوؤں کے ہاتھوں اغوا ہونے والے ایک اور سیاستدان ارباب فیض محمد بھی تھے۔ ارباب فیض محمد سابق وزیر اعلیٰ سندھ ارباب غلام رحیم کے رشتہ دار تھے اور آپ خود بھی 1977 سے 1990 کے الیکشن تک مسلسل 4 بار رکن سندھ اسمبلی منتخب ہوئے۔ ناظرین، اس سلسلے کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سکرین پہ موجود تھم نیلز پر کلک کریں اور ہماری معلومات کو مزید بہتر بنانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔